दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंगरसोल रैंड कंप्रेसर M300 का जो C&I कंपोनेंट होता है, यानी कि इंस्ट्रूमेंटेशन के जो भी कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में कि कौन कौन से कंपोनेंट लगे रहते हैं जिसको हमें चेक करना होता है और कहाँ पे लगा होता है, उसका क्या काम रहता है। तो दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने एंगरसोल रैंड कंप्रेसर के बारे में बेसिक जानकारी दिया था, जैसे उसका वर्किंग, उसके पार्ट्स के बारे में और उसके जो टेक्निकल डिटेल्स हैं कंप्रेसर के उसके बारे में हमने बताया था। तो दोस्तों ये सेकंड पार्ट है एंगरसोल रैंड M300 कंप्रेसर का, जिसमें हम बताने वाले हैं आपको C&I यानी कि इंस्ट्रूमेंटेशन के जो कंपोनेंट लगे रहते हैं इस पूरे कंप्रेसर में, तो उसमें उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि हमने एक लिस्ट तैयार किया हुआ है। इस लिस्ट में सारे कंपोनेंट जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन के रहते हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसका कहाँ पे यूज होता है उसके लिए, और इसका अलार्म और ट्रिपिंग जो रहता है वो, और अगर कंट्रोलर जो होता है कंट्रोलर में अगर अलार्म आता है तो क्या अलार्म डिस्प्ले करता है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर में हमारा जो सबसे पहला जो हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर C&I का जो कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा इंटेलिसिस कंट्रोलर, यानी कि एंगरसोल रैंड का जो इंटेलिसिस कंट्रोलर जो आता है, जो मेन हमारा जो कंट्रोलर लगा होता है उसको हम बोलते, वो इंटेलिसिस कंट्रोलर होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कंट्रोलर है यही इंटेलिसिस कंट्रोलर है, एंगरसोल रैंड इंटेलिसिस के ऊपर लिखा हुआ रहता है और ये M300 मॉडल नंबर है कंप्रेसर का, तो इसके लिए ये इंटेलिसिस कंट्रोलर है और इसके बगल में इमरजेंसी पुश बटन लगा हुआ रहता है। तो ये हमारा इंटेलिसिस कंट्रोलर जो है एक लगा रहता है और इसका जो एप्लीकेशन होता है वो पूरे कंप्रेसर को कंट्रोल करने के लिए इसमें यूज किया गया, यानी कि इसका जो काम है वो है कंट्रोलिंग का। तो पहला जो हो गया हमारा इंटेलिसिस कंट्रोलर या फिर उसको HMI भी बोल सकते हैं। और दूसरा जो है पावर सप्लाई यूनिट, ये इसका पावर सप्लाई यूनिट का जो सीरियल नंबर है जो एंगरसोल रैंड का होता है, तो ये पावर सप्लाई यूनिट एक लगा रहता है जो कि कंट्रोलर को पावर सप्लाई प्रोवाइड कराने के लिए, यानी कि 24 वोल्ट पावर सप्लाई प्रोवाइड कराने के लिए पावर सप्लाई यूनिट लगा रहता है। तो पावर सप्लाई यूनिट जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर सप्लाई यूनिट यानी पावर सप्लाई कार्ड जो लगा हुआ रहता है ये 220 वोल्ट AC इसमें आता है और 24 वोल्ट पावर सप्लाई ये प्रोवाइड कराता है कंट्रोलर को, एक तरीके से SMPS के जैसे काम करता है। तो ये है गया पावर सप्लाई यूनिट। इसका मेन वर्क बस ये रहता है कि AC सप्लाई को लेके और जो कंट्रोलर को रिक्वायर्ड पावर सप्लाई है 224 वोल्ट DC या फिर 12 वोल्ट DC जो भी हो वो इसको प्रोवाइड कराता है। तो ये हो गया पावर सप्लाई कार्ड या फिर पावर सप्लाई बोर्ड। उसके बाद तीसरा जो होता है दोस्तों HAT का मतलब ये रहता है कि हाई एयर टेम्परेचर स्विच। एक हाई एयर टेम्परेचर स्विच लगा रहता है जो कि ऑप्शनल होता है, लगा भी होता है नहीं भी लगा रहता है। ये होता है डिस्चार्ज एयर टेम्परेचर में जो एयर जो होता है, जब एयर एंड से डिस्चार्ज होता है तो वहाँ पे लगाया गया रहता है ये, और इसका ट्रिपिंग रेंज जो रहता है वो 118 डिग्री सेंटीग्रेड से के बराबर या फिर अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर जाता है तो उस कंडीशन में कंप्रेसर को ट्रिप कराने के लिए यहाँ पे लगाया गया रहता है हाई एयर टेम्परेचर स्विच। ये एयर एंड डिस्चार्ज लाइन के पास लगा रहता है, जैसे कि आप पिक्चर में दिखा देंगे। तो ये है एयर एंड का डिस्चार्ज, यानी कंप्रेसर से जो डिस्चार्ज होता है, यानी कि सेपरेटर टैंक से पहले का जो डिस्चार्ज होता है तो वहाँ पे एयर का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि कूलिंग हुआ नहीं रहता है कंप्रेसर की वजह से एयर का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे दो प्रकार के सेंसर लगे रहते हैं, एक प्रेशर सेंसर, एक टेम्परेचर सेंसर। तो टेम्परेचर सेंसर जो रहता है उसी को बोलते हैं एयर एंड डिस्चार्ज सेंसर, जो कि यहाँ को टेम्परेचर को मॉनिटरिंग करता है और जितना सेटिंग किया रहता है अगर उस सेटिंग के तक टेम्परेचर पहुँचता है या फिर उससे ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में कंप्रेसर को ट्रिप करा देता है। तो ये हो गया हाई HAT या हाई एयर टेम्परेचर स्विच। दूसरा होता है दोस्तों IPS लगा रहता है। तो IPS का मेन हमारा काम रहता है इंटर स्टेज प्रेशर, यानी कि जो कंप्रेसर में जो कंप्रेशन होता है वो मल्टी स्टेज में होता है, यानी कि एक स्टेज में पहले एयर का कंप्रेसर होगा कुछ kg तक, उसके बाद सेकेंड स्टेज में जाता है, उसके बाद थर्ड स्टेज में जाता है, यानी कि जितने स्टेज का कंप्रेसर हो। तो अगर 2 स्टेज का कंप्रेसर है, जैसे कि एंगरसोल रैंड M300 जो है 2 स्टेज का कंप्रेसर है, यानी तो एक स्टेज से फर्स्ट स्टेज से जो एयर का कंप्रेशन होता है तो फर्स्ट स्टेज कंप्रेशन के बाद जब सेकेंड स्टेज में जाता है तो उसके पहले जो एयर का प्रेशर होता है उसको मॉनिटरिंग करने के लिए या फिर उसके लिए एक स्विच लगाया गया रहता है इंटर स्टेज प्रेशर स्विच। तो वो उसी को इंटर स्टेज मॉनिटरिंग करने के लिए इंटर स्टेज प्रेशर स्विच लगाया गया रहता है, और जिसका यहाँ पे अलार्म या फिर ट्रिपिंग वैल्यू जो सेट किया गया रहता है वो 2.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा या फिर उसके इक्वल अगर आता है प्रेशर तो उस कंडीशन में कंप्रेसर को ट्रिप कराने के लिए दिया गया रहता है। तो ये होता है IPS यानी कि इंटर स्टेज प्रेशर स्विच। उसके बाद नेक्स्ट होता है दोस्तों वाइंडिंग RTD और बेयरिंग RTD। ये वाइंडिंग
RYB और बेयरिंग DE और ND RTD। ये क्या होता है कि दोस्तों कि जो हमारा मेन मोटर होते हैं, जैसे कंप्रेसर के अंदर जो हमारा मोटर लगा होता है, हैवी मोटर होता है, तो उस मोटर को क्या करता है, प्रोटेक्शन के लिए, उसमें टेम्परेचर से प्रोटेक्शन के लिए RTD लगाए गए रहते हैं। तो टोटल उसमें 5 RTD लगे रहते हैं और 5 RTD के लगा के उसके बाद मोटर के ऊपर एक RTD बॉक्स लगा रहता है या फिर टर्मिनल बॉक्स होता है, जिसमें सारे RTD के वायर आके कनेक्ट होते हैं और एक्सटेंशन वायर जो होता है एक केबल बाहर निकलता है और जाके एक टेम्परेचर स्कैनर लगा रहता है, वहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। तो वो जो देखिए तीन जो होते हैं वाइंडिंग के लिए रहते हैं। तीनों मोटर के जो तीनों वाइंडिंग होते हैं RYB, तो तीनों फेज का टेम्परेचर मॉनिटरिंग के लिए 3 RTD लगाए गए रहते हैं। और जो बेयरिंग होता है, बेयरिंग साइड जो होते हैं, यानी कि मोटर के जो दोनों साइड होते हैं, ड्राइव साइड और नॉन ड्राइव साइड। नॉन ड्राइव साइड का मतलब दोस्तों जिधर कंप्रेसर कनेक्ट नहीं रहता है वो नॉन ड्राइव, और जिधर कंप्रेसर कनेक्ट रहता है वो होता है ड्राइव साइड। तो वो D का मतलब ड्राइव एंड, ND का मतलब नॉन ड्राइव एंड। तो ये दोनों साइड के बेयरिंग का टेम्परेचर को मॉनिटरिंग करने के लिए दोनों साइड RTD लगाया गया रहता है। टोटल 5 RTD होता है और 5 RTD जो होता है ये हमारे कनेक्ट रहते हैं टेम्परेचर स्कैनर में। इनका मेन काम रहता है कि मोटर के टेम्परेचर को मॉनिटरिंग करना। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उस कंडीशन में मोटर को या फिर कंप्रेसर को ट्रिप करा देता है। तो देखिए वाइंडिंग का जो टेम्परेचर है, वाइंडिंग टेम्परेचर का जो सेट पॉइंट है वो 130 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 130 डिग्री के इक्वल है। उससे अगर ज़्यादा जाता है वाइंडिंग का टेम्परेचर मोटर का, तो उस कंडीशन में कंप्रेसर ट्रिप कर जाएगा। और बियरिंग का जो टेम्परेचर होता है वो 95 डिग्री सेंटीग्रेड सेट किया गया है कि 95 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल है, उससे ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में मोटर को ट्रिप करा देना है या फिर कंप्रेसर को ट्रिप करा देना है। तो ये बेयरिंग और वाइंडिंग के टेम्परेचर के लिए RTD हो गया, जो कि हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन के पार्ट हो गए। और ये RTD जो होते हैं दोस्तों मोटर के अंदर में लगे रहते हैं, उनके बस के वायर निकल के मोटर के ऊपर जो टर्मिनल बॉक्स या फिर RTD बॉक्स लगे रहता है उसमें आके कनेक्ट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट हो गया 7 नंबर पर दोस्तों टेम्परेचर स्कैनर है। अब ये टेम्परेचर स्कैनर जो लगा रहता है, एक टेम्परेचर स्कैनर देखेंगे, ये इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर स्कैनर। ये इंगरसोल रैंड का ही है टेम्परेचर स्कैनर। इसका मेन काम ये रहता है कि जितने भी हमारे ये टेम्परेचर RTD लगे रहते हैं मोटर का टेम्परेचर बताने के लिए, वो सारे RTD का वायर आके इसमें कनेक्ट होता है और ये सबका सीरियल वाइज सब जितने भी, अगर मान लीजिए आपको 5 RTD हैं तो 5 चैनल पे यहाँ पे कनेक्ट हुआ होगा टेम्परेचर स्कैनर में। तो ये टेम्परेचर स्कैनर 5 चैनल पे आके 5 RTD कनेक्ट होगा। तो ये जो कंट्रोलर स्कैनर जो होता है वो एक एक करके 5 चैनल पे कितना टेम्परेचर आ रहा है वो दिखाता है। प्लस इसमें से एक कॉमन DO निकलता है। कॉमन DO का मतलब कि 5 में से अगर किसी का भी टेम्परेचर हाई होता है तो उसके केस में एक इसमें DO निकलता है कि एक आउटपुट निकाला जाता है। वो ट्रिपिंग का आउटपुट रहता है या फिर अलार्म का आउटपुट रहता है, यानी कि एक आउटपुट इससे स्कैनर से निकलता है और वो कंट्रोलर को जाता है। तो नेक्स्ट अगले पार्ट में दोस्तों हम जब इसमें बताएंगे, इसकी वायरिंग बताएंगे, इस कंट्रोलर की वायरिंग, तो उसमें आपको समझाएंगे किस तरीके से इसका जो DO निकलता है यानी कि आउटपुट का वायरिंग आता है वो कंट्रोलर पे किस तरीके से आके कनेक्ट किया गया रहता है। तो प्रोटेक्शन के लिए, टेम्परेचर से प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे जो 5 RTD के जो वायर आते हैं इनसे यहाँ पे टेम्परेचर ये शो करता है और इसमें सेटिंग किया गया रहता है। अलार्म का सेटिंग और ट्रिपिंग का सेटिंग इसी स्कैनर में किया जाता है। तो जितना आप सेट किए रहेंगे तो उस कंडीशन में एक DO जनरेट, कॉमन DO जनरेट होता है और वो कॉमन DO जनरेट करके आउटपुट जो जाएगा वो कंट्रोलर पर जाता है। फिर कंट्रोलर उसके अकॉर्डिंग जो वो ट्रिपिंग या फिर अलार्म देना रहता है वो दिखाता है। तो ये टेम्परेचर स्कैनर का हो गया मेन काम। और उसके बाद होता है स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर जो है दोस्तों वो होता है ओपन क्लोज ऑफ लोड अनलोड वाल, यानी कि जो कंप्रेसर का जो लोड अनलोड वाल है, ये देख सकते हैं कंप्रेसर है और कंप्रेसर में यहाँ पे एक लोड अनलोड वाल लगा रहता है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि कंप्रेसर का जो प्रेशर होता है उसको मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक लोड अनलोड वाल लगाया गया रहता है। तो ये जो लोड अनलोड वाल होता है वो 2 टाइप का होता है, या तो न्यूमेटिकली होता है या फिर इलेक्ट्रिक टाइप का होता है। तो इसमें इलेक्ट्रिक टाइप का लगा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रिक टाइप का एक सक्शन वाल या फिर लोड अनलोड वाल जो लगा रहता है, तो इनमें एक मोटर एक लगाया गया रहता है। तो इसी मोटर, ये जो मोटर होता है वो स्टेपर मोटर होता है। तो इसी मोटर को स्टेपर मोटर कहा जाता है, जो कि सक्शन वाल या फिर लोड अनलोड वाल को ओपन क्लोज कराने के लिए यूज किया गया रहता है। तो ये स्टेपर मोटर है, इसमें पावर सप्लाई 24 वोल्ट इसमें प्रोवाइड किया गया है, 24 वोल्ट से ऑपरेट हो रहा है। तो इसके साथ में ही इसके फीडबैक के सिस्टम लगे रहते हैं, यानी कि एक साइड में देखेंगे तो स्टेपर मोटर लगा रहता है और उसके दूसरे साइड में इसके फीडबैक के सिस्टम लगे रहते हैं। कार्ड लगा रहता है जिसपे हमारे फीडबैक का स्विचिंग लगा रहता है, जो ओपन क्लोज का फीडबैक प्रोवाइड कराता है।
तो ये स्टेपर मोटर हो गया, ओपन क्लोज फॉर लोड अनलोड वाल्व। उसके बाद वाल्व असेंबली फॉर स्टेपर मोटर, यानी स्टेपर मोटर का जो वाल्व असेंबली हो गया वो उसी सेक्शन वाल्व में ही यहाँ पे पूरा लगा रहता है वाल्व असेंबली। और स्टेपर लिमिट स्विच पीसीबी एंड फीडबैक ऑफ वाल्व, यानी कि इसी वो वाल्व को फीडबैक के लिए एक पीसीबी लगा रहता है इसके अपोजिट साइड में। इसी पीसीबी पे कई सारे टर्मिनल होते हैं, वहाँ पे आके केबल एक इधर से कनेक्ट रहता है, एक मोटर का केबल अलग रहता है और एक फीडबैक का केबल अलग से आके इसमें कनेक्ट किया गया रहता है। तो ये स्टेपर मोटर और वाल्व असेंबली और स्टेपर लिमिट स्विच है, ये पूरा एक सक्शन वाले या लोड अनलोड वाल्व का पूरा असेंबली होता है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे एक प्रेशर ट्रांसड्यूसर 11 नंबर पे। तो 11 नंबर पे यहाँ पे देखेंगे लिखा है कि 1A VPT। ये जो है 1A VPT क्या है, मतलब ये वैक्यूम प्रेशर के लिए रहता है। प्रेशर ट्रांसड्यूसर एक लगा रहता है जो कि इनलेट वैक्यूम जो रहता है उसको मॉनिटरिंग करने के लिए। इनलेट वैक्यूम का मतलब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो सक्शन हो रहा है, एयर का जो सक्शन होगा, तो यहाँ पे कंप्रेसर का ऊपरी हिस्से में एक सेंसर लगाया गया रहता है। सेंसर यहाँ नहीं लगा रहता है, यहाँ से ट्यूबिंग कनेक्ट करके और सेंसर जहाँ भी लगा होता है वहाँ पे ले जाकर उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे 3 सेंसर जो लगे रहते हैं, प्रेशर ट्रांसड्यूसर या फिर प्रेशर सेंसर। यही तीनों जो हमारे प्रेशर ट्रांसड्यूसर हैं, ये तीनों हैं जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि देखिए पहला एक प्रेशर ट्रांसड्यूसर 1A VPT, ये इनलेट वैक्यूम के लिए रहता है। तो टोटल इसमें 3 टाइप के प्रेशर ट्रांसड्यूसर है, 1A VPT, 3A PT और 4A PT। तो 1A VPT है, तो VP का मतलब हो गया कि वैक्यूम प्रेशर ट्रांसड्यूसर, यानी प्रेशर ट्रांसड्यूसर होता है, ये इनलेट वैक्यूम के लिए रहता है। और यहाँ पे इसका अलार्म और ट्रिपिंग वैल्यू जो है वो सेट किया गया रहता है, वो कंट्रोलर में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद 3A PT जो प्रेशर ट्रांसड्यूसर रहता है वो सेपरेटर प्रेशर के लिए रहता है। सेपरेटर प्रेशर का मतलब दोस्तों कि जो सेपरेटर टैंक लगा होता है, वो सेपरेटर टैंक में जो एयर का प्रेशर होता है उसको मॉनिटरिंग करने के लिए लगा रहता है। जैसे ये हमारा सेपरेटर टैंक है, तो इसी सेपरेटर टैंक से एक एयर का ट्यूबिंग कनेक्ट करके और जो प्रेशर ट्रांसड्यूसर है वो वहाँ पे ले जाकर कनेक्ट किया जाता है। तो सेपरेटर टैंक में जो एयर का प्रेशर होता है उसको मॉनिटरिंग करने के लिए सेपरेटर प्रेशर का जो ट्रांसड्यूसर लगाया गया रहता है। तो ये सेपरेटर प्रेशर के लिए हो गया। एक तीसरा जो प्रेशर ट्रांसड्यूसर होता है 4A PT, ये होता है पैकेज डिस्चार्ज प्रेशर। पैकेज डिस्चार्ज प्रेशर का मतलब ये हो गया कि जो फाइनली एयर का जो पैकेज डिस्चार्ज होगा उसके लिए लगाया गया रहता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाते हैं कि जो ऑटो ड्रेन इसमें लगा रहता है मॉइस्चर सेपरेटर के पास, तो उसी के पास में पैकेज डिस्चार्ज प्रेशर स्विच भी लगाया गया रहता है। जैसे कि ये देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्यूबिंग कनेक्ट करके यहीं से लेके जाया जाता है, जो कि ये फाइनल डिस्चार्ज होता है। कंप्रेसर का फाइनल एयर जो डिस्चार्ज होता है वो मॉइस्चर सेपरेटर के थ्रू होता है। तो यहीं से एक सेंसर का ट्यूबिंग कनेक्ट करके और सेंसर पर कनेक्ट करते हैं, तो ये फाइनल होता है डिस्चार्ज प्रेशर के लिए। तो 3 यहाँ पे प्रेशर ट्रांसड्यूसर हो गए, एक 1A VPT यानी कि इनलेट वैक्यूम के लिए, दूसरा हो गया प्रेशर ट्रांसड्यूसर 3A PT या ये सेपरेटर प्रेशर के लिए, यानी जो एयर सेपरेटर होता है या फिर ऑयल सेपरेटर टैंक जो होता है उसके प्रेशर के लिए। और एक तीसरा जो हो गया प्रेशर ट्रांसड्यूसर 4A PT, ये होता है पैकेज डिस्चार्ज प्रेशर के लिए, यानी कंप्रेसर का जो फाइनल एयर डिस्चार्ज होगा उसके लिए। तो 3 टाइप के प्रेशर ट्रांसड्यूसर हो गए। तीनों टाइप के प्रेशर ट्रांसड्यूसर यहीं पे देखेंगे, जब पैनल का आप डोर खोलेंगे कंप्रेसर का डोर, तो यहीं साइड में तीनों एक साथ में लगे रहते हैं, तीनों प्रकार के ट्रांसड्यूसर या फिर प्रेशर सेंसर। उसके बाद नेक्स्ट होता है टेम्परेचर सेंसर अलग। ये जो RTD जो लगे रहते हैं दोस्तों, ये केवल ओनली फॉर मोटर प्रोटेक्शन के लिए रहता है, मोटर का टेम्परेचर मॉनिटरिंग करने के लिए। बाकी 3 और टेम्परेचर सेंसर लगे रहते हैं जो कि कंप्रेसर का टेम्परेचर या फिर एयर का टेम्परेचर को मॉनिटरिंग करने के लिए। जैसे कि जो पहला जो टेम्परेचर सेंसर होगा 4A TT, तो ये 4A TT जो होगा वो पैकेज डिस्चार्ज टेम्परेचर के लिए लगा रहता है। तो यहाँ पे जो एयर एंड का जो डिस्चार्ज होता है उसको मॉनिटरिंग करने के लिए पैकेज वाला जो यहाँ पे देखिए 2 सेंसर एक रहता है, एक प्रेशर एक टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर वाला लगा रहता है ये पैकेज डिस्चार्ज के लिए लगा रहता है, एयर का जो टेम्परेचर होगा उसको मॉनिटरिंग करने के लिए। उसके बाद दूसरा जो रहता है यहाँ पे 2CTT टेम्परेचर सेंसर। तो ये जो 2CTT टेम्परेचर सेंसर होता है वो इंजेक्टेड कूलेंट होता है, यानी कि जो कूलेंट हम यूज कर रहे हैं कंप्रेसर में लुब्रिकेशन के लिए, तो जहाँ पे इंजेक्ट करते हैं तो इंजेक्टेड जो कूलेंट होता है उसको टेम्परेचर को मॉनिटरिंग करने के लिए एक ये लगाया गया रहता है टेम्परेचर सेंसर, जो कि ऑयल का टेम्परेचर को मॉनिटरिंग करते हैं। वो क्या उसकी जो टैपिंग रहती है वो यहीं से किया गया रहता है। ये जो कंप्रेसर है, इसी कंप्रेसर में ऑयल का इंजेक्शन होता है, तो इसी सेंसर को इसी पे एक ट्यूबिंग के जरिए कनेक्ट किया गया रहता है। वो ऑयल जो जाता है उसका टेम्परेचर सेंसर मॉनिटरिंग कर लेके एक प्रकार के RTD का ही यूज किया गया रहता है। तो उसके बाद एक टेम्परेचर सेंसर हमारा लगा रहता है यहाँ पे, तीसरा जो होता है
2ATT टेम्परेचर सेंसर, ये जो होता है एयर एंड डिस्चार्ज के लिए रहता है। एयर एंड डिस्चार्ज, एक होता है पैकेज डिस्चार्ज, एक एयर एंड डिस्चार्ज। पैकेज डिस्चार्ज मतलब दोस्तों जो फाइनल डिस्चार्ज होगा उसका टेम्परेचर के लिए, और एयर एंड डिस्चार्ज का मतलब कि ये जो कंप्रेसर से जो डिस्चार्ज हो रहा है उसका लिए। तो ये एयर एंड डिस्चार्ज में भी एक टेम्परेचर सेंसर लगा रहेगा, और एक फाइनल एयर जो निकलेगा उसके लिए भी एक टेम्परेचर सेंसर जो है लगाया गया रहता है। जैसे यहाँ पे प्रेशर सेंसर लगा है तो इसी पे एक टेम्परेचर सेंसर भी एक लगाया गया होगा एयर का जो टेम्परेचर है उसको मॉनिटरिंग करने के लिए। तो ये 3 प्रकार के हमारे टेम्परेचर सेंसर होगा। और ये जो तीनों टेम्परेचर सेंसर होते हैं इनके जो वायर होते हैं वो डायरेक्टली जाके ये कंट्रोलर जो होता है यहाँ पे कनेक्ट किया गया रहता है। ये कंट्रोलर पे देख सकते हैं ये जो वायरिंग है यहाँ पे 3 जो है प्रेशर ट्रांसड्यूसर, और 3 जो होता है वो टेम्परेचर सेंसर के लिए यहाँ पे ऑप्शन रहता है, तीनों आके कनेक्ट किया गया रहता है। तो ये प्रेशर ट्रांसड्यूसर और टेम्परेचर सेंसर हो गया। उसके बाद एक 17 नंबर जो होता है वो होता है ऑटो ड्रेन वाल। ऑटो ड्रेन वाल जो होता है वो मॉइस्चर सेपरेटर में लगा रहता है मॉइस्चर को ड्रेन कराने के लिए। तो ये भी हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन का कंपोनेंट होता है ऑटो ड्रेन वाल। इसको भी अगर चेक करना होता है प्रॉब्लम आता है तो ये ऑटो ड्रेन वाल्व हो गया, ये मॉइस्चर को ड्रेन करने के लिए यूज किया जाता है। और इसका भी जो पावर सप्लाई होता है दोस्तों वो कंट्रोलर के थ्रू ही इससे होके जाता है, कंट्रोलर से ही इसका कंट्रोलिंग होता है ऑटो ड्रेन वाल्व का। उसके बाद 2 हमारे यहाँ पे सोलेनॉइड वाल्व अलग से लगे रहते हैं। यहाँ पे कॉइल ऑफ कूलेंट स्टॉप वाल्व, यानी 5SB इसका जो कोड रहता है वो लिखा रहता है ड्राइंग में या फिर मैनुअल में या फिर कंट्रोलर में, इसका जो रहेगा वो 5SB के नाम से रहता है। तो ये जो 5SB एक SOB लगा रहता है कूलेंट स्टॉप वाल्व। तो कूलेंट स्टॉप वाल्व का रहता है कि जो लुब्रिकेट आयल होता है, यानी कि जो कूलेंट आयल होता है, जो आयल फिल्टर के बाद यहाँ पे एक कूलेंट स्टॉप वाल्व लगा रहता है। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए एक सोलेनॉइड वाल्व लगाया गया रहता है, जैसे कि दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों ये जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर के साइड में यहाँ पे देखेंगे तो वो जो वाइट कलर के जो फिल्टर लगे रहते हैं आयल फिल्टर, इसी आयल फिल्टर के जस्ट बाद जो आयल की लाइन आई रहती है तो इसमें एक बीच में एक वाल लगाया गया रहता है, वो कूलेंट स्टॉप वाल होता है। वो सोलेनॉइड वाल लगा रहता है, एक डायरेक्ट एक्टिंग टाइप का एक सोलेनॉइड वाल होता है ऑनलाइन SOB। तो उसका कमांड जो होता है वो कंट्रोलर से ही जाता है, तो उसमें जो कॉइल लगे रहते हैं उसके लिए। उसके बाद एक दूसरा सोलेनॉइड वाल लगा रहता है ब्लो डाउन वाल, ये 3SB इसका कोड होता है। तो 5SB 3SB ये 2 सोलेनॉइड वाल लगे रहते हैं। ऑटो ड्रेन वाल भी एक सोलेनॉइड वाल होता है। तो टोटल इसमें 3 प्रकार के सोलेनॉइड वाल लगे हुए हैं। तो ये 5SB 3SB जो रहता है ये सोलेनॉइड वाल रहता है डायरेक्ट एक्टिंग टाइप का। तो ब्लो डाउन वाल एक लगा रहता है। ब्लो डाउन वाल जो रहता है वो सेपरेटर टैंक के पास लगा रहता है। सेपरेटर टैंक के ऊपर ये देख सकते हैं कि ब्लो डाउन वाल लगा हुआ है। ये ब्लो डाउन वाल जो रहता है ये भी एयर का लाइन में ही लगा रहता है। ये एयर का लाइन जो होता है वो सेपरेटर टैंक के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ब्लो डाउन वाल एक लगाया गया रहता है या फिर ब्लो डाउन लाइन रहता है। जब सेपरेटर टैंक का जो प्रेशर होता है वो अगर ज़्यादा हो जाता है और जब कंप्रेसर अनलोड मोड में जाता है तो उस दौरान इसका जो प्रेशर होता है उसको कम करने के लिए ब्लो डाउन वाल जो है ओपन हो जाता है। तो इसका भी देख सकते हैं कि वायर गया रहता है और 24 वोल्ट का पावर सप्लाई इसके कॉइल पे जाता है। तो जो भी हमारे इस पर सोलेनॉइड वाल लगे रहते हैं इस पर 24 वोल्ट पावर सप्लाई इस पर यूज़ किया गया रहता है, जो कि कंट्रोलर से होते हुए जाता है। उसके बाद एक 20 नंबर पे दिया हुआ है 3DP, एक DP स्विच। ये ऑप्शनल होता है दोस्तों, किसी किसी में लगा रहता है किसी किसी में नहीं लगा रहता है। इसका क्या काम होता है कि DP स्विच लगा रहता है जो कि कूलेंट का जो फिल्टर लगाता है, कूलेंट को फिल्ट्रेशन के लिए जो फिल्टर यूज किए जाते हैं तो उस फिल्टर को जामिंग का पता लगाने के लिए एक DP स्विच का यूज किया जाता है। तो वो DP स्विच किसी किसी में लगा रहता है किसी किसी में नहीं लगा रहता है, ऑप्शनल होता है। तो अगर लगा हुआ है तो समझ लीजिए कि जो कूलेंट जो रहता है कूलेंट का जो फिल्टर होता है जो वाइट कलर का, यहाँ पे जो सेपरेटर टैंक के पास में लगा रहते हैं जो सफ़ेद कलर के, जो कूलेंट का लाइन या लुब्रिकेशन लाइन होगा उसी में 2 फिल्टर लगे रहते हैं ऑयल के। ये फिल्टर जो होता है इनको ही इसका जामिंग का पता लगाने के लिए फिल्टर के दोनों साइड से, इन साइड से और आउट साइड से जो है प्रेशर का ट्यूबिंग कनेक्ट करके और DP स्विच में दे देते हैं, ताकि DP स्विच से पता चलता है कि फ़िल्टर जाम है या फिर नहीं है। तो इसका भी यहाँ पे देखिए सेटिंग किया गया रहता है। ये 1.4 बार जो होता है अलार्म के लिए, इससे अगर ज़्यादा या फिर इसके इक्वल अगर प्रेशर आता है तो इससे पता चल जाता है कि फ़िल्टर जो है वो हमारा जाम है, तो उसका अलार्म आता है। तो इसके लिए दिया गया रहता है। बाकी यहाँ पे देखिए कूलेंट स्टॉप वाल जो है इसका पिक्चर हमने यहाँ पे दिखाई है, कूलेंट स्टॉप वाल।
बाकी दोस्तों ये जो लिस्ट में हमने मेंशन किया, इसके अलावा एक और चीज़ होता है जो कि थर्मोस्टेटिक वाल्व होता है। इसमें कोई केबल कनेक्ट नहीं रहता है, ये ऑटोमेटिक अपने से इंटरनली काम करता है। तो कुल थर्मोस्टेटिक वाल्व देख सकते हैं, ये एक थर्मोस्टेटिक वाल्व है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया, तो थर्मोस्टेटिक वाल्व का भी वर्किंग हमने बता दिया था कि थर्मोस्टेटिक वाल्व का काम रहता है कि दो इसमें इनलेट होता है ऑयल के, एक हॉट ऑयल रहता है यानी कि गर्म लुब्रिकेंट कूलेंट का रहता है, दूसरा होता है जो कूलर से होते हुए आता है ठंडा जो कूलेंट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये इसका काम रहता है कि कौन से वाले ऑयल को आगे फॉरवर्ड करना है यानी आउटपुट में भेजना है। अगर जो कंप्रेसर का ऑयल जो होगा अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो ठंडे वाली लाइन को इसमें भेजने लगता है, और अगर कम टेम्परेचर अगर कम होता है तो गर्म वाले ऑयल को इसमें आगे कूलेंट को पास करता है। तो ये थर्मोस्टेटिक वाल्व होता है एक। तो यहाँ पे ये ऑटो ड्रेन का पिक्चर आप देख पा रहे होंगे, ये मॉइस्चर सेपरेटर के जस्ट डाउन में यहाँ पे ऑटो ड्रेन वाल्व लगा रहता है मॉइस्चर को ड्रेन कराने के लिए। और इसके अलावा एक मोटर, दो मोटर हमारे लगे रहते हैं तो इलेक्ट्रिकल के पार्ट हो जाते हैं। और अगर कहीं कहीं पे इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन दोनों पार्ट जो होता है एक ही टीम को अटेंड करना होता है। तो ये देखिए कूलिंग फैन जो लगे रहते हैं या फिर एग्जॉस्ट फैन रहता है, उसका एक मोटर यहाँ पे दिया गया रहता है। और इसके सामने आपको जस्ट यहाँ पे दिखेगा ये जो फिल्टर लगा, कूलेंट फिल्टर है, तो ये कूलेंट फिल्टर है, जस्ट इसी के ऊपर लगा रहता है हमारे कूलेंट स्टॉप वाल्व। तो दोस्तों ये थे हमारे इंगरसोल रैंड कंप्रेसर M300 के C&I या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन के कंपोनेंट, जिसके बारे में हमने आपको बताया। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसमें बताएंगे ये जो कंट्रोलर है, जो इंगरसोल रैंड का इंटेलिसिस कंट्रोलर जो है, इनके हम वायरिंग के बारे में बताएंगे। जो इसका वायरिंग में किस तरीके से किया गया रहता है, कौन से टर्मिनल पे कौन सा वायर कनेक्ट किया गया रहता है, और अगर आपको कुछ फॉल्ट आता है तो उसको किस तरीके से इस कंट्रोलर पे वायर्स के थ्रू कैसे चेक किया जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट पार्ट और एक लेके आएंगे दोस्तों, जिसमें आपको ये जो कंट्रोलर है इसका सेटिंग और कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से किया जाता है पैरामीटर्स का, उसका वीडियो हम लेके आएंगे जस्ट ही। और उसके बाद फिर नेक्स्ट और एक पार्ट आएगा जिसमें फॉल्ट फाइंडिंग करेगा कि कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसको किस तरीके से चेक करते हैं कि क्यों आ रहा है और उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।